प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको व्याकरण से संबंधित जो पहला चैप्टर है वर्ण विचार या ध्वनि विचार, उसके विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखें, वर्ण किसे कहते हैं? तो वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, वो क्या कहलाएगी बच्चों? वर्ण कहलाएगी। अब आइए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों अब देखें, वर्णमाला उच्चारण के आधार पर तो जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 45। ये ले लो उच्चारण के आधार पर, इसको हम लेंगे उच्चारण के आधार पर 45 मतलब 45 होते हैं, जिसमें 35 तो व्यंजन होते हैं प्लस में 10 स्वर होते हैं। तो इस तरह से ये 45 हो गए। और यदि लेखन की दृष्टि से देखा जाए, यदि आप लोग लेखन के आधार पर या लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी संख्या होगी 52 होगी, जिसमें 35 तो व्यंजन आएंगे और 4 संयुक्त व्यंजन आएंगे। इसके अलावा 13 स्वर आएंगे। तो इस तरह से इनकी टोटल संख्या यदि लेखन के आधार पर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को 52 मतलब 52 लिखनी होती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम स्वर के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं? स्वर की डेफिनेशन देखें कि आखिर स्वर क्या होते हैं। तो देखें, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है वो क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। इनका उच्चारण करते समय कोई बाधा नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, अतः वो क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। स्वर देखो, स्वरों की संख्या मानी गई 11 और 2 होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह भी देखे जाएं तो ये स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। तो कुल मिला के ये हो गए 13। बच्चों, जो इसमें ये री है, री ये संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग होता है। तो यदि हम इसको निकाल दें तो कुल हो जाएंगे 10 और हम इसको नीचे ले लेते हैं 2 अयोगवाह 1 री, ये हो जाएंगे 3। तो वही 13 होने हैं। यदि 2 अयोगवाह री को नीचे ले लेते हैं हम, क्योंकि री की मात्रा लगती है। अक्सर देखा जाता है हम इसका उच्चारण करते हैं तो ई की ध्वनि निकलती है, तो इसकी जो मात्रा है, जैसे कृपया, कृपा, तो उसमें इसकी मात्रा लगती है। इसका अधिकतर प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, जैसे ऋषि, ऋषभ इत्यादि। आइए, जो मैंने वर्णमाला की जो संख्या बताई थी उनके विषय में अब थोड़ा सा मैं व्यंजन के ऊपर भी प्रकाश डाल देता हूँ। ये व्यंजन देखो, मैंने ये वर्ग बनाए हुए हैं। तो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। तो इस तरह से ये जो वर्गों की संख्या है ये होगी 5। तो यदि हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई यदि गुना करके देखते हैं, टोटल बनते हैं 25। तो जो ये 25 है यहाँ तक जो मैंने ये लिए हैं, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। कौन से व्यंजन के अंतर्गत आएंगे? ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये आएंगे। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 25 मतलब 25 हो गई।
यहाँ मैंने पंचाम अक्षर लिखे हुए कै खे गे घे डे चे छे जे झे ये टे ठे ढे डे णे ते थे दे दे ने पे फे बे में। और जो ये दो मैंने अलग से लिखे हुए हैं ये डे और ढे के विकास के कारण ही बने हैं। यदि हम इनका विकास करेंगे डे और ढे का तो इनके नीचे बिंदी आ जाएगी, और ये जो बिंदी जिनके नीचे लगी हुई है क्या तो ये आते हैं मध्य में और क्या आएंगे ये अंत में, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो स्टार्टिंग में शुरू में नहीं होता। जैसे महेंद्रगढ़ हम गढ़ बोलते हैं ढह, तो उसमें बिंदी वाला ढह आएगा। जैसे लड़का है, सड़क है, कड़क है, उसमें जो बिंदी वाला ढह है वो आएगा। सड़क ले लो, लड़का ले लो। और जो ढह बताया मैंने जैसे पढ़ना, चढ़ना, मेंढक, गढ़ आदि, तो ये विकास के कारण दोनों बने हैं। वैसे ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, पेपर में बहुत आता है ये उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है डे और ढे ये कौन से व्यंजन है, तो आप लोगों को लिखना है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनके अलावा आइए अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे, ये टोटल होते हैं 4, इनकी संख्या होगी 4। इसी तरह से उष्म व्यंजन ये भी शे से और है, ये भी टोटल हो गए 4। और ये संयुक्त व्यंजन ये क्षेत्र ज्ञ और श्रेय ये भी हो गए 4। तो इस तरह से 25 ये 4 ये 25 4 29 और 4 33। तो देखा जाए तो व्यंजन होते हैं 33। संयुक्त व्यंजन को लेखन के आधार पर मिला लेना। जो संयुक्त व्यंजन है जो क्षेत्रज्ञ है ये लेखन के आधार पर चारों के चारों हम मिला लेंगे, तभी ये जाके 52 बन पाते हैं। ठीक है, अब आइए स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं, तो प्राय हिंदी में तो 2 ही भेद माने गए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कि जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे वो कहलाएंगे ह्रस्व स्वर। तो जैसे ए, ई, उ और री ये 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे वो कहलाएंगे दीर्घ स्वर। ये होते हैं बच्चों टोटल 7 मैंने लिखे हुए हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, और। प्लस स्वर इसका अधिकतर प्रयोग संस्कृत व्याकरण में किया जाता है, संस्कृत भाषा में किया जाता है। इसमें ह्रस्व से तिगुना समय लगता है और ये किसी को दूर से पुकारने के लिए, बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा मैंने ओम, जैसे ओ ले लो, सुभाष, थोड़ा लंबा उच्चारण होता है इसका, थोड़ा इसमें ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, परंतु आप लोग प्राय 2 ही मान लेना, ह्रस्व और दीर्घ। इसका प्रयोग आजकल नगण्य हो चुका है, इतना प्रयोग इसका आजकल नहीं होता। अब आइए उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो बच्चों 2 मूल स्वर, इसको हम लघु स्वर भी कह सकते हैं। वो ये ऊपर ए, ई, उ और री आए ना, ये ही मूल स्वर या लघु स्वर कहलाएंगे। और जो संधि स्वर है दूसरा भेद इसका, तो जो 7 आएंगे आ, ई, उ, ये यहाँ ऊपर आए हैं, ये सातों के सातों संधि स्वर कहलाएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी प्रकाश डाल देता हूँ। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों मैं बता रहा था, मूल स्वर जिनको हम लघु स्वर भी कहते हैं, तो ये 4 होते हैं। जो ह्रस्व स्वर है ना वही 4 हो यहाँ, और संधि स्वर जो ये दीर्घ स्वर या मैंने लिखे हुए वो संधि स्वर कहलाएंगे। थोड़ा सा मैं इनकी डेफिनेशन में प्रकाश डाल देता हूँ। तो जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे वर्ण या स्वर से नहीं होती बच्चों वो कहलाएंगे मूल स्वर। वो क्या कहलाएंगे? मूल स्वर कहलाएंगे। जैसे 4 होते हैं ए, ई, उ और री। और संधि स्वर जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के संयोग से होता है वे संधि स्वर
कहलाते हैं। जैसे ये 7 हैं, 7 के साथ मैंने डाले हुए ये आ ई उ ए आई ओ औ। और इसमें जो ये शुरू में है ए ई उ, ये एक ही जाति के हैं, इसलिए कहलाएंगे सजातीय। क्या कहलाएंगे ये? सजातीय। या इसको सवर्ण भी कह सकते हो, सवर्ण, एक ही जाति के। और बाद के जो है ये यहाँ डाले हुए मैंने ये जैसे ए ई, ये एक जाति के नहीं है, तो ये कहलाएंगे विजातीय। ये क्या कहलाएंगे? ये विजातीय कहलाएंगे। ये कैटेगरी विजातीय की कैटेगरी में चले जाएंगे, तो ये कहलाएंगे विजातीय। या इनको आप लोग स्वर्ण भी कह सकते हो, स्वर्ण भी इनको पुकारा जा सकता है। अब आइए जिह्वा के आधार पर, जिह्वा कहते हैं जीव, जीव के प्रयोग के आधार पर यदि स्वर देखे जाएं तो ये हो गए 3 प्रकार के हो गए। पहला है अग्रस्वर। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, जिन स्वरों के उच्चारण में जो जिह्वा है, जो जीव है, उसका अगला भाग ऊपर उठता है या स्पंदन करता है, तो वो कहलाता है अग्रस्वर। जैसे ये लिखे मैंने 4 ई ए आई, ये 4 ही होते हैं अग्र। अब आइए मध्य स्वर। मैंने वहाँ ऊपर परिभाषा लिखी हुई थी, इसे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य का अंडरस्टूड है, मध्य का होता है बीच। तो अग्र में तो जो अगला भाग है वो उठता है, और मध्य स्वर में जो बीच का भाग है, जिह्वा का जो बीच का भाग है वो ऊपर उठता है। जैसे ए, सिर्फ ये एक ही होता है, इसको मध्य स्वर। पश्च होता है बाद में, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का कौन सा भाग, पिछला भाग ऊपर उठता है या स्पंदन करता है, वो कहलाएगा पश्च स्वर। जैसे ये है आ उ ओ औ, और ये जो अ लिखा हुआ है ये आगत स्वर है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा जो शब्द है, जैसे हॉस्टल, कॉलेज, ऑफिसर, डॉक्टर, तो जो अर्धचंद्र मैंने ऊपर लगाया हुआ है, तो ये जो अ है ये आगत स्वर है, क्योंकि ये विदेशी भाषा से लिया गया है। तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? पश्च स्वर की कैटेगरी में ये चला जाएगा। अब आइए होठों, मतलब ओठों की स्थिति के आधार पर, कहीं होठ बोलते हैं, कहीं ओष्ठ या ओठ ही बोल देते हैं। तो उसके आधार पर जो स्वर है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवृतमुखी, या इसको अवृत्ताकार कह दो। तो इसकी डेफिनेशन देखें, जिन स्वरों के उच्चारण में जो होठ है वृत्ताकार, वृत्ताकार कहते हैं गोल को, वृत्ताकार का अर्थ क्या होता है? गोल, न होकर फैले रहते हैं, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ए आ ई ए आई और री। और दूसरा भेद है इसका वृत्ताकार। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो होठ हैं वो गोल न होकर फैले रहते हैं, वो तो अवृत्ताकार। और जिसमें गोल होकर, इसमें नहीं प्रयोग नहीं आएगा, इसमें जो गोल होकर फैले रहते हैं वो कहलाएंगे वृत्ताकार। जैसे उच्चारण से, बोलने से पता लग जाता है, जैसे ऊ ओ औ, और ये वही विदेशी भाषा से आया हुआ शब्द आ, जैसे ऑफिसर, कॉलेज, ये अर्धचंद्र ऊपर लगाया हुआ है, ये अर्धचंद्र, इसको बोलते हैं अर्धचंद्र। तो ये वृत्ताकार। अब आइए मुंह जो कम या अधिक खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जो मुख है कभी कम खुलेगा कभी अधिक खुलेगा, तो उसके आधार पर भी स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला है सवृत्त स्वर। इसकी डेफिनेशन देखें, जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख कम खुलता है, कम खुला रहता है, वो तो होगा संवृत्त। जैसे ई उ। फिर है दूसरा विवृत्त, ये संवृत्त हो गया, ये विवृत्त हो गया। तो जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख अधिक खुलता है, इसमें था कम, इसकी अंडरस्टूड है यहाँ कम खुलेगा और यहाँ अधिक खुलेगा, तो अधिक खुला रहता है, तो उसे हम विवृत्त कहेंगे। जैसे ए आ ए आई ओ औ, और ये वही विदेशी भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द, आगत शब्द इसे कहते हैं। आओ आओ